बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, आज का खसूसी शो हम लाइन ऑफ कंट्रोल से कर रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 60 किलोमीटर आगे ये मकाम है, जोड़ा का मुकाम इसे कहते हैं। और ये मकाम जहां से मैंने प्रोग्राम शुरू किया है, इसकी स्ट्रेटजिकली बड़ी इंपॉर्टेंस है। तकरीबन 38% कश्मीर इससे आगे है। और ये स्ट्रेटजिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तीनों जानिब से यहाँ पर हमें दुश्मन ने घेरा हुआ है और भारत यहाँ पर बिला इश्तिआल फायरिंग करता है, गोलाबारी की जाती है। आप ये देख रहे होंगे मेरे अकब में जो आपको इमारतें नज़र आ रही हैं, ये भारत की जानिब से जो फायरिंग के बाद ये तबाह हुई हैं। और ये इनका हाल और इनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सिर्फ इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचा है बल्कि इलाका मकीनों को भी नुकसान पहुंचा है। कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से सीज़ फायर की वायलेशन में भी इजाफ़ा हुआ है। और अगर 2020 की बात की जाए तो तकरीबन 1600 से ज़ायद दफ़ा भारत जो है सीज़ फायर की वायलेशन कर चुका है। और ये वो खसूसन इलाके हैं जहाँ पर भारत की जानिब से तकरीबन 6 से 8 घंटे तक मुसलसल फायरिंग और गोलाबारी होती रहती है। नाज़रीन, इस जगह की एक और इम्पोर्टेंस भी है। इसे भारत की जानिब से टेररिस्ट का लॉन्च पैड कहा गया था, इसलिए हमने सोचा कि अपना प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेररिस्ट का लॉन्च पैड किसे कहा गया, क्यों कहा गया? टेररिस्ट का लॉन्च पैड जब यहाँ पर भारत ने सिविलियन आबादी पर हमला किया तो कहा कि हमने टेररिस्ट की हाइड आउट जो लॉन्च पैड है उनका उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया, उसको तबाह किया है। लेकिन आज हम आपको इस प्रोग्राम में हकीकत बताएंगे कि भारत ने असल में जो टारगेट किया था वो सिविलियन आबादी थी। और सिविलियन आबादी के आप मेरे पीछे घर देख रहे हैं, ये छोटा सा इलाका है, इसमें मुख्तलिफ घर हैं जिनको टारगेट किया गया और यहाँ पे सिविलियन आबादी रहती है। उनसे मिलेंगे भी, बात भी करेंगे और जानेंगे भी कि किस तरह से उनके घरों को टारगेट किया गया और यहाँ के लोग ज़ख्मी हुए। अभी मैं आपको जहाँ पे खड़ा हूँ ये एक थोड़ा सा बुलंद मुकाम है और यहाँ पे नीचे जोड़ा का मेन बाज़ार आप देख सकते हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, जहाँ पे आपको ये सिविलियन नज़र आ रहे हैं जिनको भारत कहता है कि ये यहाँ पे टेररिस्ट मौजूद हैं। ये सिविलियन वो आबादी है जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। नाज़रीन, इस वादी की खूबसूरती ये है कि दरियाए नीलम के उस तरफ अगर जम्मू और कश्मीर है तो इस तरफ आज़ाद कश्मीर है। और यहाँ पे गांव अक्सर ऐसे हैं जिनके नाम भी एक से हैं, यानी कुछ इलाका मकी यहाँ पे रहते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले दरिया पार उस तरफ रहते हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है पुलवामा अटैक के बाद से ख़ुसूसन, तो यहाँ पे जो ट्रेड था और यहाँ पे जो पैसेंजर्स का आना जाना था वो बिल्कुल ख़त्म होके रह गया है। यहाँ पे ब्रिजेस बने हुए हैं जिनके तहत लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में लोग अपना नाम लिखवाते थे और फिर पैसेंजर्स का एक्सचेंज होता था। लेकिन पुलवामा अटैक, बुरहान वानी इंसिडेंट के बाद से ये तमाम तर मामलात ख़त्म हो गए हैं। इसने एक बड़े इंसानी क्राइसिस को जो है जन्म दिया है और हम ये देख रहे हैं कि अब लोग अपने प्यारों से जुदा हो गए हैं, बहन भाई से जुदा हो गई है। अक्सर फैमिलीज़ में ऐसा है कि अगर माँ के साथ कोई बेटा इस तरफ रहता है तो उसको अपनी बहन से मिलने दूसरी तरफ जाना मुश्किल हो गया है, बल्कि मुश्किल नहीं, अब आप ये कह सकते हैं कि नामुमकिन हो गया है। हमारे साथ यहाँ पे एक फ़ैमिली मौजूद है जिससे उसकी कहानी जानेंगे कि किस तरह से पुलवामा अटैक के बाद, जबकि वो मकबूजा कश्मीर में पहले जाते रहते थे लेकिन अब जो है वो नहीं जा सकते, ये तमाम तर सहूलियात ख़त्म कर दी गई हैं और ये लोग बेचारे मसीहा की तलाश में हैं कि कौन इनकी मुश्किलात को हल करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? जी, अज़मत शाहीन। अज़मत शाहीन साहिबा, आप मुझे बताएं कि मकबूजा कश्मीर में आपके रिश्तेदार रहते हैं? जी, हमारे रिलेटिव बहुत सारे हैं मकबूजा कश्मीर में, जो मेरे भाई भी हैं जिनसे हमारी मुलाकातें नहीं हो सकती हैं। पहले जब फायरिंग नहीं होती थी तो हम लोग पुलों के ज़रिए या फिर आमने सामने से जाके दरिया से साइड हम और उस साइड से वो लोग मुलाकातें कर लेते थे। जब से ये फायरिंग का सिलसिला हुआ है तो कोई राब्ता, कोई हमारा ना जाना नहीं है बिल्कुल। तो फ़ोन पे रब्ता होता है उनसे? नहीं हो सकता है। पहले कर लेते थे, अभी नहीं होता है। यहाँ पे फ़ोन वगैरह नहीं चलते? नहीं चलते हैं यहाँ। इतने अरसे से आपने उनकी खैरियत दरियाफ्त नहीं की है, बिल्कुल नहीं की है। तो हम आप लोगों से ये अपील करते हैं कि ये हमारे जो आना जाना पहले था, जिस तरह हमें मुलाकातें होती थी और बातचीत करते थे, हम इसी तरह होनी चाहिए।
नाजरीन, लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं। ये बता रही हैं कि इनके घर वाले जो हैं वो वादी के उस पार रहते हैं, लेकिन अब जब से हालात कशीदा हुए हैं ये उस पार नहीं जा पा रहे। तो अब कब लास्ट टाइम आपकी कब मुलाकात हुई? तकरीबन 2 साल पहले। 2 साल का अरसा गुजर गया, ना आपको उनका पता है ना उनको आपका पता है। कभी कोई पैगाम? कोई पैगाम नहीं, कोई नहीं हुआ। जब से ये फायरिंग शुरू हुई है कोई पैगाम रसाई नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, ये फायरिंग कितनी आप कह सकते हैं तवातुर के साथ होती है? बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम लोग घरों से नहीं निकल सकते, बिल्कुल अंदर ही बंद हो जाते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको लेके हम मोर्चे तक या किसी महफूज जगह पे नहीं पहुंच सकते, बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे नाजरीन अभी नहीं, ये सिलसिला बहुत अरसे से जारी है और यहाँ पे जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि लोगों ने अपने प्यारों को जो है अपनी आँखों के सामने शहीद होते देखा है इस भारतीय फ़ौज की बर्बरियत के नतीजे में। हमारे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है जो कि थोड़ा सा पुराना इंसिडेंट है, लेकिन हमारे साथ चूँकि वो मौजूद है हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली जब भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। अस्सलाम वालेकुम। भारत बिला इश्तियाल फायरिंग करता है। कल भी वादी नील में उन्होंने बेतहाशा फायरिंग की है, तो इधर हमारे मकान भी तबाह कर दिए, ख़त्म हो गए मकान, काबिल राश नहीं रहे। तो आप पीछे इतनी फायरिंग होती है इतनी कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। हम घरों में होते हैं जब तो घरों में उधर ही बंद हो जाते हैं, निकल ही नहीं सकते। आपका क्या नुकसान हुआ इस फायरिंग के? इस फायरिंग में मेरे 2 मकान, मेरे अपने ज़ाती एक पोते का मकान मुकम्मल तबाह हुआ। मेरा जिस मकान में मैं रहता था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक बेटी का मकान था, वो भी बेटा एक था वो फौत हो गया, पहले शहीद हो गया था वो। ये इस फायरिंग के नतीजे में हुए थे जी। तो ये बड़ा सदमे की बात है, बड़े दुख की बात है। हम आपकी आंखों में आंसू भी देख रहे हैं, तो हमें ख़ुद भी इस बात का अंदाज़ा है, हमें इस बात का गम है, लेकिन अब इनकी कफ़ालत आप खुद कर रहे हैं। बस अल्लाह की मुझे ही रखा है इनकी कफ़ालत के लिए, और कुछ भी नहीं है। आप खुद क्या करते हैं? कुछ काम भी नहीं करता हूँ। आँखों में भी रोशनी ख़त्म हो चुकी है और वजूद भी काम नहीं कर रहा है। 74 साल उम्र है, तो बस ऐसे ही घर बहुत मुश्किल हो जाता होगा इनको पालना। बेटा सहारा था ये? अल्लाह का साथ नहीं दिया था, ले लिया, उसका था, मेरा था ही। बेटे की क्या उम्र थी? बेटा 30 साल की उम्र से 32 साल की उम्र थी। ये बाप को जवान बेटे का दुख जो है वो अल्लाह किसी को ना दिखाए। और ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग आबदीदा हैं और भारत की जानिब से इन लोगों को कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द हैं, जो कि बेचारे ख़ुद बेयारो मददगार हैं, जो कि भारत की जानिब से जो फायरिंग की गई है उसका ख़ुद निशाना बन रहे हैं। ये लोग तो मज़लूम हैं और ये इनकी जानिब से उंगलियां उठा उठा के कहा जा रहा है कि ये लोग दहशतगर्द हैं। कैसे दरिंदा सिफ्त लोग हैं वो जो कि ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, जितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, हर एक गमज़दा है और हर एक में खौफ व हिरास की फ़िज़ा और खौफ व हिरास के मनाजिर हमने बाकायदा तौर पर देखे हैं, महसूस किए हैं कि उसके अंदर खौफ पाया जाता है। और वजह सिर्फ उसकी एक है कि इन बेचारों का कोई कसूर नहीं। इन बेचारों को कहा जाता है कि ये दहशतगर्द हैं और इनको इनके घरों को निशाना बना दिया जाता है। ये पूरा साल जो है अपनी हलाल की रोज़ी से ये घर तामीर करते हैं जिनका हाल आपके सामने है और आप देख सकते हैं। ये किसी क्राइसिस से, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कम नहीं है। हमें क्या करना होगा? पाक फ़ौज जितना यहाँ पे कोऑपरेट कर रही है वो आप कह सकते हैं कि खराज तहसीन हमें उन जवानों को पेश करना चाहिए जो कि यहाँ पे तमाम तर काम और इनकी काविशों को लेके चल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये टेम्परेरी बंकर बनाया जा रहा है इस घर आने के लिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर दोबारा फायरिंग हो तो ये यहाँ पर इनकी पनाहगाह हो, ये यहाँ पर छुप सकें, किसी बूढ़े बाप का दोबारा कोई जवान बेटा शहीद ना हो, कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश ना उठाए। यही वजह है कि पाक फ़ौज यहाँ पर जो है
अपने ताई जो उनकी कोशिशों से, उनकी काविशों से हो रहा है, वो जो है कम्युनिटी के लिए, बेटरमेंट के लिए, यहाँ की सिविल सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है। नाज़रीन, हमने एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। हम इस ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, फिर कुछ मज़ीद फैमिलियों से आपको मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि LOC पर इस टाइम क्या सूरत हाल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और डेडलाइन विद कंबर जैदी की आज खसूसी नशरियात आप देख रहे हैं। LOC पे हम मौजूद हैं और इस इलाके में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सिविलियंस के ऊपर शेलिंग की गई, गोलाबारी की गई। मैं थोड़ा सा आपको इस लोकेशन का बता दूं, जूड़ा का इलाका, ये मेरे राइट पे भी आप बड़े पहाड़ देख रहे हैं और लेफ़्ट पे भी मेरे बड़े पहाड़ मौजूद हैं और आप देख रहे होंगे ये सब्ज़ो शादाब खेत के बीच में मैं खड़ा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि आपको एक मकान दिखा सकूँ, वो मकान जिसे दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, जिस पे बराए रास्त फायरिंग की गई, शेलिंग की गई। सिर्फ मकान नहीं तबाह हुआ बल्कि यहाँ पे रहने वाले मकीन भी, उनको भी जानी नुकसान पहुँचा। इस मकान में चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आए दिन आप न्यूज़ में सुनते हैं कि भारत की जानिब से सीज़ फायर वायलेशन की गई। आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में दिखा रहे हैं कि बाकायदा तौर पर किस तरह से शेलिंग की जाती है और किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है सिविलियन आबादी को। हम इस घर में चल रहे हैं और यहाँ पे जो रहने वाले अफराद हैं उनसे भी जानेंगे और बाकायदा तौर पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हैवी शेलिंग की गई है। अगर 2020 की बात करें तो अभी तक तकरीबन हम देख रहे हैं कि 1600 से ज़्यादा बार जो है वो सीज़ फायर की वायलेशन कर चुका है भारत, और भारत की जानिब से बाकायदा तौर पर डायरेक्ट सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाता है, जिसका भारी नुकसान होता है। पाक फ़ौज के जवान यहाँ पे मौजूद होते हैं और किसी भी गैर यकीनी की सूरत हाल में यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जाता है और भारत को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। नाज़रीन, ये वो मकान है आप देख रहे हैं, ये लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है, यानी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है। भारतीय शेलिंग की वजह से ये मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हम इसके अंदर जाते हैं और इस मकान में जो रहने वाले हैं उनसे जानते हैं कि किस हद तक तबाही हुई है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि यहाँ पे इस मकान के 2 से 3 कमरे हैं और मैं बाकायदा तौर पे वो जगहें देख सकता हूँ जहाँ पे जो है आर्टिलरी शेल आके यहाँ पे हिट किए हैं और इस जो है इमारत को नुकसान पहुँचाया। अगर मेरे कैमरामैन रिजवान आपको ये दिखा सकें कि ये वो खिड़की है जो कि बाकायदा तौर पे डायरेक्ट हिट हुई है भारतीय शेलिंग की से, और आर्टिलरी शेल जो है 105 mm और 155 mm के शेल आपने देखे जो कि बाकायदा तौर पर कैंप में रखे गए हैं, वो यहाँ पे फायर किए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि इस मकान का हाल कैसा है और हमें ये नज़र आ रहा है कि मुकम्मल ये यहाँ से तबाह हो गया और यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। इस मकान में जो रहने वाले थे मैं उनसे बात करना चाहूँ अगर कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से कि यहाँ पे क्या सूरत हाल थी जब भारतीय गोलाबारी हुई। आप यहीं पे मौजूद थे? जी जी, मैं तो मौजूद था। रात को फायर हुआ है, रात को शुरू हुआ है फायर। इस टाइम रात के फायर शुरू 10 बजे शुरू हुआ है, सुबह 4 बजे तक लगातार फायर होता रहा है इस इलाके में। तो क्या सूरत हाल होती है जब फायरिंग की जाती है, जब गोलाबारी की जाती है? तो आप लोग, अगर आप इस घर के अंदर मौजूद थे तो नुकसान आपको पता लग गया कि यहाँ पे हमने जब वो फायर आया ना, पहले फायर आया तो हमने इधर पीछे एक पत्थर था, उसके नीचे हमने बच्चों को लेकर बना लिए। तो ये रात पूरा चलता रहा। फिर ये हमारा मकान ये इधर से सामने नज़र आ रहा है, ये भी डैमेज हुआ है। ऊपर से भी आप देख सकते हैं, ये 3 कमरे नीचे थे और 3 ऊपर से। नाज़रीन, सिर्फ ये नीचे से मकान डैमेज नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 मंजिला मकान है और इसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है और किस तरह से हैवी शेलिंग की गई है वो ज़रा आप ऊपर आके ये मनाजिर अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से जो है हैवी शेल फायर की गए हैं। और मैं थोड़ी सी आपको लोकेशन भी बता दूंगा कि यहाँ पे किस तरह से जो है बाकायदा तौर पर सीज़ फायर की वायलेशन की जाती है और शेलिंग की जाती है। तो ये वो मनाजिर हैं नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये मोटर गोला आकर यहाँ पे लगा है, हमें इसके हालात बता रहे हैं और ये खिड़कियाँ जिस तरह से टूटी हुई हैं, खस्ता हाल है।
और बड़ी मेहनत से बनता है ये नाज़रीन मकान। यहाँ पे जो इलाका मकीन है वो अपनी मेहनत आप के तहत अपनी हलाल रोज़ी के ज़रिए ये मकान बनाते हैं, लेकिन होता क्या है कि भारत की जानिब से जब दरारंदाजी की जाती है तो इन बेचारे मासूम सिविलियंस का नुकसान होता है। ऐसा ही है? बिल्कुल जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब वो गोला आके यहाँ पे हिट किया तो आप भाग गए, यहाँ से निकल गए? जी भाग गए थे हम उधर सामने पहाड़ी पे जब गोला हिट हुआ है ना, हम इधर से भाग गए थे। पीछे एक पत्थर था, उसके नीचे हमने पनाह लिए। फिर रात पूरा हम सुबह 4-5 बजे तक हम उधर रहे। 4 बजे तक फायर होता रहा लगातार इधर। 4 बजे तक फायरिंग चलती रही रात है? को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हालात होते हैं जब फायरिंग हो रही होती है और आप अपने घर में भी नहीं हैं, आपको पता लग गया कि घर तबाह हो गया है, तो खौफ का क्या आलम होता है? खौफ तो उस वक्त इंसान को क्या बताएं हम, उस वक्त क्या हमारी हालत होती है। तकरीबन 8-10 साल पहले मैंने बनाया था ये मकान, काफ़ी अर्सा 10-20 साल की मेहनत से। और वो हाँ, लम्हों में, ख़त्म घंटों में आपका ये सारा कुछ ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, मकान की हालत बता रही है कि किस बुरी तरह से यहाँ पर गोलाबारी की गई है और जो है किस तरह से नुकसान पहुँचाया गया है। तो उस टाइम आपकी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद थी? जी मौजूद थे हम। तो किसी को कोई नुकसान? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ हमारा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आबादी में अमूमी तौर पर देखा जाता है किसी एक घर को टारगेट करते हैं या फिर मुख्तलिफ घरों को टारगेट किया जाता है, किसी एक पार्टिकुलर जगह को टारगेट किया जाता है? नहीं, मुख्तलिफ किया जाता है। इधर नीचे भी किया गया, उधर सामने किया गया, इधर पीछे किया गया, ये मुख्तलिफ किए जाते हैं। तो आप क्या नहीं किए जाते? यहाँ पे जो रहने वाले हैं, यहाँ पे आपका ये जो गांव है, इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ घर भी बने हुए हैं, हमें खेत भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप अनाज वगैरह भी उगाते हैं अपना, तो यहाँ पे रहना कितना मुश्किल है? यहाँ तो अभी इंडिया ने बहुत मुश्किल कर दिया ना हमारा रहना। हमारे लिए उन्होंने बहुत मुश्किलात पैदा कर दी हैं। जब फायर होता है तो जो है हमारा जो है राशन की सप्लाई वाला रोड भी बंद कर देते हैं, गाड़ियाँ भी बंद हो जाती हैं, खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पैदा हो जाती है। फिर ये एक बड़ा अलमिया है कि जब यहाँ पे फायरिंग होती है, जब यहाँ पे गोलाबारी होती है तो फूड सप्लाई जो है उसकी चेन डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिविलियन आबादी जो है उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जो कि अपने घर में आराम कर रहा हो और रात के किसी पहर उसे मालूम हो कि उसके घर पर गोलाबारी हो रही है और पूरी रात वो कर्ब के आलम में अपने घर से बाहर गुजारे, यकीनन इस पर अक़वाम मुत्तहिदा को, यकीनन इस पर जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सोचना होगा कि भारत आखिर पाकिस्तानी सिविलियंस पर क्यों निशानेबाजी कर रहा है, क्यों इनको निशाना बनाया जा रहा है, बाकायदा तौर पर हिट किया जा रहा है। क्या ये सबूत कुछ कम हैं? क्या ये जो आपके सामने हमने सबूत दिखाए हैं, क्या जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपका क्या कहना है कि ये किसी चीज़ से कम है? इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा को? नाज़रीन, हम एक और मकान की तरफ जा रहे हैं। भारत की जानिब से आर्टिलरी शेल तो फायर किए ही जाते हैं, लेकिन एक और चीज़ जो कि हैरत अंगेज़ है और दुनिया की तवज्जो तलब है, वो क्लस्टर बॉम्बिंग है। ये क्लस्टर बॉम्बिंग बेसिकली होती क्या है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। क्लस्टर बॉम्ब्स भारत की जानिब से फायर किए जाते हैं और ये ऐसा बॉम्ब होता है कि जब ये फायर किया जाता है और जो इसका टारगेट होता है, सेट किया होता है, उससे 300 मीटर पहले जो है इसमें आप कह सकते हैं कि ये फटता है और क्लस्टर्स जो हैं इसके हवा में बिखर जाते हैं। इस वजह से इसको क्लस्टर बॉम्ब कहा जाता है। और अक्सर देखने में ये आया है कि क्लस्टर बॉम्बिंग की वजह से जो है ज़्यादा नुकसान आबादियों को हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये बॉम्ब के जब आप कह सकते हैं क्लस्टर और छर्रे जो हैं वो मुख्तलिफ़ खेतों में बिखर जाते हैं, तो बच्चे उनको खिलौना समझ के उठा लाते हैं और फिर इस तरह हुआ है। बाकायदा तौर पर ये रिपोर्टेड वाक़या है कि जब वो उठा के घर में लाए तो वो एक्सप्लोड हो गया और जिसकी वजह से आबादी को, उस इलाका मकीनों को, उस घर वालों को नुकसान पहुंचा। मैं एग्जैक्टली उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे ये क्लस्टर बॉम्ब फायर किया गया था। यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे आपको चलते हैं ताकि इस घर का
आपको बता सकें और इस घर का आपको दिखा सकें जहाँ पे ये फायर किया गया था। और आपको ये भी मैं बताऊँ नाज़रीन, वो सामने वाला पहाड़ है जहाँ से ये बाकायदा तौर पर दुश्मन की चेक पोस्ट है और वहाँ से फायरिंग की जाती है और बम से, क्लस्टर बॉम्बिंग से, आर्टिलरी शेल से डायरेक्ट सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाता है। 1948, 1949, इसके साथ 1965, 1971, 1999, 2001, कितना अरसा तवील हो गया कि हम इस जंग में हैं। और ये दो ममालिक के दरमियान जंग जो है वो अब इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है। LOC की बात कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे अब सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये अक़वामी मुत्तहिदा के लिए, ये जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार इदारे हैं उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि यहाँ पर किस तरह से क्लस्टर बॉम्बिंग की जा रही है, जो कि एक वॉर में भी प्रोहिबिटेड होता है। उसको सिविलियन आबादी पर फायर किया जा रहा है और सिविलियन आबादी को इसका निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, जो हमने आपको दुकानें दिखाई जहाँ पे भारी शेलिंग हुई हुई थी, ये वो आर्टिलरी शेल हैं जो आप देख सकते हैं। ये 105 mm है और ये 155 mm है जो कि भारत की जानिब से फ़ायर किए गए हैं इस जूड़ा के इलाके में। हम अभी जूड़ा कैंप में मौजूद हैं जहाँ पे ये तमाम चीज़ें रखी गई हैं जो कि फ़ायर की गई हैं भारत की जानिब से, और भारत का मकरू चेहरा खुल के आवाम के सामने हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए भारत यहाँ पे सिविलियंस को निशाना बनाता रहा है और सिविलियन आबादी पर ये तमाम चीज़ें फ़ायर करता रहा है। इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसमें बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल है, ख़वातीन को भी हिट किया है इस शेलिंग ने। और ये बाकायदा तौर पर इस जूड़ा कैंप में तमाम आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये वो तमाम चीज़ें नाजरीन जो कि आवाम के सामने लाना ज़रूरी है। भारत का एक मकरू चेहरा जो भारत दावे करता है कि वो एक सेकुलर स्टेट है, उस भारत का ये चेहरा देखें कि सिविलियन आबादी को किस तरह से टारगेट किया जाता है, किस तरह बड़े बड़े शेल सिविलियन आबादी पे बरसाए जाते हैं। इसकी मिसाल आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो आपको पड़ी नज़र आ रही हैं ये इस सिविलियन आबादी पे फायर की गई हैं जो कि पाक फ़ौज के नौजवानों ने जिन जगहों को वो हिट किया था इन शेल्स ने, पाक फ़ौज के नौजवानों ने ये तमाम चीज़ें अपने पास यहाँ पर इस जूड़ा कैंप पे रखी हुई हैं अपने साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज का हम ये खसूसी शो जोड़ा के इलाके से कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम मौजूद हैं इस टाइम और मेरे पीछे मेन बाज़ार है जोड़ा का, और यहाँ पे अभी हम जो जा रहे हैं वो एक घर के अंदर जा रहे हैं। नीलम वैली में ये इलाका मौजूद है और नाज़रीन मैं आपको अगर बताऊं तो नीलम वैली में अभी तक अगर 2016 से अंदाज़ा लगाया जाए तो अभी तक की अदाद शुमार के मुताबिक 2300 सिविलियंस की शहादतें हैं जबकि 5000 अफराद ज़ख्मी हैं। ये मैं फ़ौजी जो हैं जवानों के फ़िगर्स नहीं आपको दे रहा, मैं ये सिविलियंस फ़िगर्स दे रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिनको बेकसूर निशाना बनाया गया भारत की जानिब से। इस घर के अंदर जो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे आपको लाने को, आपको दिखाने का एक मकसद है और वो मकसद ये है कि जब ज़्यादा शहादतें होने लगी और बुरहान वानी की तहरीक के बाद भारत ने भी ज़ोर पकड़ा और बाकायदा तौर पर सिविलियंस आबादी को निशाना बनाना शुरू किया, तो यहाँ पर पाक फ़ौज ने सिविलियन आबादी की हिफाजत के लिए बंकर्स कायम कर दिए। वो बंकर्स क्या चीज़ हैं, किस तरह से सिविलियन आबादी इसमें महफूज होती है और जब गोलाबारी की जाती है, जब शेलिंग की जाती है, किस तरह से अपने आप को बचाते हैं, यहाँ पर जानेंगे। ये आप अगर मेरे राइट पे देख सकें तो ये एक रास्ता जा रहा है, बज़ाहिर आपको एक सुरंग लग रही होगी। ये नीचे जाते हैं तो ये बंकर है एक, जहाँ पे नीचे जाके भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नीचे जाने से पहले यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि पाक फ़ौज के ताउन से अभी तक जोड़ा के इलाके में 159 बंकर कायम कर लिए गए हैं और ये हर घर के साथ एक सेपरेट बंकर
जो है बनाया गया है ताकि जब भी यहाँ पे फायरिंग होती है, शेलिंग होती है, तो उस घर वाले जो हैं, घर वाले इस बंकर में जाए पनाह लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो इस घर के मकी हैं वो मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि लास्ट टाइम यहाँ पर शेलिंग कब हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका सर? मामून मीर। मामून साहब, यहाँ पर लास्ट टाइम कब शेलिंग? सर आज तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले हुई थी सर। 20-25 दिन पहले फायर हुई थी और इतनी शदीद फायरिंग होती है कि मैं आपको ये बताऊं कि अंदर से मतलब निकलने का टाइम बंदे को नहीं मिलता। और आप जितना शुक्रिया अदा करें पाक फ़ौज का इतना ही काम है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब फर्स्ट टाइम फायरिंग यहाँ पर हुई थी और उसके बाद इन्होंने जितने भी मुतासरीन हैं ख़ासकर जूरा के और इससे पीछे जितना भी इलाका है हर बंदे को मतलब हर घर में हर बंदे को इन्होंने एक बैंकर दिया है। और अल्लाह का करम है कि पाक आर्मी की वजह से और पाक आर्मी की मदद से उसके बाद हम लोगों ने मतलब ये बैंकर बनाया और इतना मतलब हमने इस पे यकीन है कि अगर अल्लाह ना करे इसके ऊपर मतलब जितना मर्जी फायर हो हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 18 इंच इसके लेंटर की ऊंचाई है और जो इसकी दीवारें वो तकरीबन 3-3 फुट इसकी जो चौड़ाई है। मैं चाह रहा हूँ कि आप हमारे साथ आएँ और इस बंकर के बारे में अंदर हमें लेके भी जाएं ताकि हम अपने व्यूअर्स को भी दिखा सकें कि ये बंकर अंदर से कैसा है। बज़ाहिर देखने में तो ये हमें सुरंग लग रही है और यहाँ से किस तरह से अपने आप को बचाया जाता है हम ज़रा चलेंगे और अंदर आपको भी जायज़ा कराएंगे। मेरे कैमरामैन रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं और इस टाइम हम इस बंकर के अंदर जा रहे हैं। बड़ा मजबूत बना हुआ है। अंदर जब हम आते हैं तो क्या महसूस होता है? तब फायरिंग की आवाज़ आती है, ये कितना सेफ़ है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको पता लगता है कि बाकायदा तौर पे फायरिंग की गई है? सर उस टाइम इतना फायर होता है भी कि मैं आपको बताऊं कि हम अपने कानों के ऊपर मतलब हाथ रखते हैं, इतना ज़्यादा फायर होता है और जब खासकर करीब होता है तो इतना ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा उसका आवाज़ होता है कि हम लोग मतलब उसमें इतने हो जाते हैं, डर जाते हैं कि जितने बच्चे खासकर वो तो अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं और बड़े तकरीबन वो थोड़ा बहुत कोई ना कोई कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आवाज़ उसकी बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम जानेंगे इनसे कि जब यहाँ पर गोलाबारी होती है, जब लोग ज़ख्मी होते हैं, तो कि आया ये अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पे सरकारी अस्पताल तो हमें कोई नज़र नहीं आया, अस्पताल जाते हैं या फिर फ़ौज ने जो एक सेटअप कायम किया हुआ है, मेडिकल सेटअप कायम किया गया है, वह उधर जाते हैं? सर अगर जब कोई ज़ख्मी हो जाए तो वो साथ ही हमारा अस्पताल है, उसको जंबर कहते हैं, उधर हम शिफ्ट कर देते हैं। अगर कुछ ज़्यादा इस जूड़ा के इलाके में या अलग है? नहीं साइड इधर साथ ही है, तकरीबन यहाँ से गाड़ी में तकरीबन सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो अगर जूड़ा से निकल के जूरा से निकल के साथ आता आगे तो इतना ज़्यादा अगर कोई इशू हो भी जाए, शुक्र अल्लाह के इतना इधर इनका सेटअप बना हुआ कि मतलब अगर ज़िंदगी तो अल्लाह पाक के हाथ में, अगर कोई ज़्यादा सीरियस हो जाए फिर तकरीबन फायरिंग के हालात मतलब जितने देर फायर होती है तो वो मतलब इधर ही एडमिट कर देते हैं, जितना भी इलाज उसको इधर ही करते हैं पाक फ़ौज की जानिब से ये बाकायदा तौर पे। और यहाँ पे तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको जो है मुहैया की जाती है? बिल्कुल, वो पाक फ्री ऑफ कॉस्ट तो तकरीबन सारी वो करती है, पाक आर्मी की तरफ से है। पाक आर्मी यहाँ पे भरपूर ताउन कर रही है यहाँ की सिविलियन आबादी के साथ और जो मुमकिन होता है उनकी मदद की जाती है। यहाँ पे सिविलियन आबादी के साथ जो रिलेशन है पाक फ़ौज का वो बड़ा ज़बरदस्त मुझे नज़र आया है कि यहाँ पे सिविलियन आबादी बाकायदा तौर पर ना सिर्फ तारीफ़ करती हमें नज़र आई है बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जितने भी उनके दीगर मामलात भी हैं जिसमें उन्हें मुश्किलात दरपेश होती हैं, पाक फ़ौज के जवान उनसे फ़ौरी तौर पर रब्ता करते हैं और अगर खुदा न खास्ता किसी घर में कोई कैजुअल्टी हो जाए तो वहाँ पे ताज़ियत के लिए भी जाते हैं। किसी घर में रोशन कम है तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे पाक फ़ौज के नौजवान वहाँ पे रोशन पहुँचाया जाता है। तो भरपूर ताउन किया जा रहा है इस जूड़ा के इलाके में और यहाँ पे पाक फ़ौज काफ़ी सरगर्म हमें नज़र आई है। हम जब से यहाँ पे आए हैं मौजूद देखा है, पेट्रोलिंग करती हुई नज़र आई है और यहाँ के लोग अभी जो हैं, हम बाज़ार से गुज़र रहे थे तो हमने देखा कि आम लोगों से जानने की कोशिश की कि यहाँ पे किस तरह से होता है जब फायरिंग होती है। तो सबका यही कहना था कि यहाँ पे जो जब भी फायरिंग होती है तो एक खौफ व हिरास का आलम होता है। नाज़रीन, एक ये क्रॉसिंग पॉइंट है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस टाइम और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि ख़बरदार इस पॉइंट से आगे किसी फ़र्द या गाड़ी का दाखिला सख्त मना है। यानी मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं वो आपको मकबूजा कश्मीर नज़र आ रहा है और ये मकबूजा कश्मीर की वादी है, ये भी गांव बसा हुआ है
और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि घर हमें नज़र आ रहे हैं। और जहाँ पे मैं अभी इस टाइम मौजूद हूँ ये आज़ाद कश्मीर का इलाका है जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। LOC बिल्कुल साथ है, हम LOC पे खड़े हुए हैं और ये चिल्हाना तीतवाल जो है क्रॉसिंग पॉइंट्स है। जब बुरहान वानी इंसिडेंट से पहले, पुलवामा अटैक से पहले ये क्रॉसिंग पॉइंट खुला हुआ था और यहाँ से फैमिलीज़ जो है मकबूजा कश्मीर में जाती थी और मकबूजा कश्मीर की फैमिलीज़ यहाँ आती थी। ट्रैवल एंड ट्रेड अथॉरिटी के थ्रू ये तमाम मामला तय पाते थे और डिप्टी कमिश्नर की इसमें हेल्प शामिल होती थी और यहाँ से लोग नाम लिखवा के वहाँ जाते भी थे और वहाँ के लोग यहाँ आते भी थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलवामा अटैक के बाद हमने देखा कि यहाँ से ये बिल्कुल मना हो गया और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया है कि किसी फ़र्द का दाखिला या किसी गाड़ी का दाखिला सख्त ममनू है। अब बाकायदा तौर पर कट ऑफ हो गया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये चंद सौ मीटर के फासले पर आपको वो दूसरा इलाका मकबूजा कश्मीर का नज़र आ जाता है जो कि भारत के कब्ज़े में, और हम इस टाइम आज़ाद कश्मीर में खड़े हुए हैं। एक ट्रैवल एंड टूरिज़म को बड़ा धचका लगा जब पुलवामा हमले की बात हुई और पुलवामा हमले के कॉन्सिक्वेंसेस को अगर देखा जाए तो ये इसने टूरिज़म यहाँ का मुतासर किया और यहाँ की जो फैमिलीज़ थी उनके दरमियान एक सेपरेशन आ गई। जो यहाँ के लोग थे वहाँ अपनी फैमिलीज़ से मिलने नहीं जा सके। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है डेवलप हो गया जिसको मिटाना बहुत मुश्किल हो गया है। जब तक अक़वामी मुत्तहिदा इस मामले का नोटिस नहीं लेगी, जब तक यहाँ से बाइफर्केशन को ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक इस किस्म के बोर्ड हटाए नहीं जा सकेंगे, तो यहाँ पे मौजूद लोग जो हैं वो दूसरी तरफ अपने प्यारों से मिलने नहीं जा सकेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको LOC का दौरा कराया और हकीकत क्या है ये आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मेरे अक़ब में आप एक स्कूल देख रहे हैं और वहाँ पे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और वो छोटे बच्चे ये मुतालबा करते हैं, उनके चेहरों पर ये सवाल आया है कि आखिर कब तक किताबों और बस्तों के बजाय वो बारूद और गोलियों के शोर से डरते रहेंगे। वो सवाल कर रहे हैं इस पूरी दुनिया से, वो सवाल कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा से, आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।